प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम, जिसका शीर्षक है संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार का अर्थ, संघात्मक सरकार के विषय में विभिन्न विद्वानों की परिभाषाएं, संघात्मक सरकार के लक्षण, संघात्मक सरकार की पहचान, व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट, व्हाट इज फेडरल गवर्नमेंट्स डेफिनेशंस एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरल गवर्नमेंट। तो आइए आज के इस टॉपिक में हम संघात्मक सरकार पर डिस्कस करते हैं। संघात्मक सरकार से अभिप्राय है जब केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन हो, संघ सरकार और संघ की इकाइयों में अधिकारों और उत्तरदायित्वों का विभाजन हो, तो ऐसी सरकारों को संघ सरकार कहा जा सकता है। और भारतीय जो सरकार है, दो प्रकार की सरकार है, संघात्मक सरकार और राज्य सरकार। केंद्र और राज्यों में शक्तियों का विभाजन किया गया है। इसे आगे फिर चल करके दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, एक केंद्रमुखी सरकार सेंट्रीपिटल गवर्नमेंट और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल गवर्नमेंट ऑफ केंद्रीय। केंद्रमुखी सरकार वो होती है जिसमें स्वतंत्र राज्य आपसी समझौते के द्वारा एक संघीय सरकार की स्थापना करती है, जैसे अमेरिकन संघ। अमेरिकन जो फेडरेशन है वो राज्यों के एक एग्रीमेंट के द्वारा, एक फेडरेशन के द्वारा, समझौते के द्वारा किया गया है। और अमेरिकन संघ की इकाइयाँ जो है काफ़ी उनको स्वतंत्रता दी गई है। दूसरा है अब केंद्रीय सेंट्रीफ्यूगल। जब एकात्मक शासन वाला देश कई इकाइयों में बंटकर संघीय सरकार की स्थापना करते हैं तो उसे अब केंद्रीय सरकार कहते हैं। जैसे संघीय सरकार, जो भारत की जो संघीय सरकार है या भारतीय संघ है, वो इसका एक अनुपम उदाहरण है। संघात्मक सरकार के बारे में, संघात्मक राज्य के बारे में राजनीतिक विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी है। इसमें पहले विद्वान है जेलिनिक। जेलिनिक कहते हैं कि संघात्मक राज्य वह राज्य है जो विभिन्न क्षेत्रों के संगठन द्वारा स्थापित होता है, जिसमें शक्ति व सत्ता का एक भाग स्थानीय क्षेत्रों में, दूसरा भाग केंद्रीय संस्थाओं में निहित होता है। जेलिनिक कहते हैं कि जिसमें सरकार हो, शक्ति हो, उसका एक भाग जो है स्थानीय क्षेत्र में और दूसरा केंद्रीय संस्था में होता है। तो ऐसी सरकारों को संघात्मक सरकार और ऐसे राज्य को संघात्मक राज्य कहेंगे। दूसरी प्रमुख परिभाषा फाइनर की है। फाइनर ने कहा है कि कई राज्यों के मेल से बना हुआ एक संप्रभु राज्य ही संघीय राज्य है। कई राज्यों के मेल से बना हुआ या कई इकाइयों के मेल से बना हुआ जो राज्य संप्रभु है उसे ही संघीय राज्य कहेंगे। जैसे भारत एक संघीय राज्य है क्योंकि ये कई राज्यों या प्रांतों या संघीय इकाइयों के मेल से बना है, जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। इन सब को मिलाकर ही भारतीय संघ कहा जाएगा। तीसरी परिभाषा हैमिल्टन की है। हैमिल्टन कहते हैं कि संघ कई राज्यों के समुदाय से बना एक नवीन संघ है। हैमिल्टन का विचार है कि कई राज्यों के समुदाय का मतलब जो है उनका ग्रुप और समूह, और एक कई राज्य मिलकर के एक नए संघ का निर्माण कर लेते हैं तो उसे संघीय राज्य कहा जाएगा। जैसे अमेरिका में कई राज्यों ने मिलकर के वहाँ एक फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जो स्थापना की है, वो हैमिल्टन के जो दृष्टिकोण से एक संघीय राज्य है। चौथी परिभाषा एवी डाइसी की है। ए फेडरल सिस्टम मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स ऑफ द स्टेट among the number of coordinate bodies each originating in and controlled by the constitution। यानी कि पूरी तरह से हेवी डाइसी के अनुसार फेडरल सिस्टम वहाँ होता है जहाँ फोर्स को डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, शक्तियों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ईच ओरिजिनेटिंग इन एंड कंट्रोल बाय, जहाँ एक संविधान का नियंत्रण होता है और नंबर जो
ऑर्डिनेट्स होते हैं, उनके मध्य जो है इसका विभाजन किया जाता है। ऐसे स्टेट को फेडरल सिस्टम, फेडरल स्टेट या फेडरल गवर्नमेंट कहते हैं। पांचवी परिभाषा नॉर्मन डी पामर की है। नॉर्मन डी पामर कहते हैं कि संघीय राज्य द रिपब्लिक ऑफ इंडिया इज a federation although it has many distinctive features which seem to modify the essentially federal character of the state। नॉर्मन डी पामर कहते हैं कि भारतीय गणतंत्र एक ऐसा संघ है जिसमें बहुत सारी अलग अलग प्रकार की विशेषताएं हैं, विच सेम टू बी मॉडिफाई द एसेंशियल फेडरल करेक्टर ऑफ द स्टेट। जो राज्य के जो फेडरल करेक्टर है, संघीय जो ढांचा है, संघीय चरित्र है, उसमें कुछ बदलाव करता है, उसमें कुछ परिवर्तन करता है। अब प्रश्न उठता है संघात्मक सरकार के लक्षण क्या है, संघात्मक सरकार की विशेषताएं क्या है, संघात्मक सरकार की पहचान क्या है, संघात्मक सरकार किसे कहेंगे। संघात्मक सरकार की प्रमुख जो विशेषताएं हैं उनमें पहली विशेषता लिखित संविधान का है। दुनिया के जिस भी देश में फेडरल गवर्नमेंट है वहाँ का संविधान लिखित मिलेगा, चाहे अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, भारत हो, हर जगह संघात्मक सरकार में संविधान लिखित है और लिखित संविधान के द्वारा केंद्र व इसकी इकाइयों में शक्ति का विभाजन किया जा सकता है। अगर संविधान लिखित नहीं है तो विभाजन होना जो है बहुत ही संदेहपूर्ण कार्य होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से 291 तक केंद्र व राज्यों में वैधानिक, प्रशासनिक और वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है। केंद्र और राज्यों की एक प्रकार से अधिकारों का, उत्तरदायित्वों का विभाजन है। लिखित संविधान के द्वारा ही राज्य अपनी स्वायत्तता बनाए रख सकते हैं। लिखित संविधान के द्वारा ही केंद्र व राज्यों के अधिकार क्षेत्र को स्पष्ट व निश्चित किया जा सकता है। भारत की तरह अमेरिका, फ्रांस और कनाडा का संविधान भी लिखित है। तो एक फेडरल गवर्नमेंट की ये पहचान है कि जो फेडरल गवर्नमेंट है, संघीय सरकार है, या जो फेडरल जो यूनिट की गवर्नमेंट है, संघीय इकाइयों की जो सरकार ही है, वो लिखित संविधान पर ही कार्य करती है। दोनों प्रकार की सरकारें संविधान से अपनी शक्तियों को ग्रहण करती है। तो ऐसी सरकारों को जो है संघीय संघात्मक सरकार कहा जाता है। संघात्मक सरकार की दूसरी पहचान जो है कठोर संविधान का होना है। यानी संघात्मक सरकार तभी कायम रह सकती है, एक संघीय राज्य अपने अस्तित्व को तब तक बनाए रखता है जब तक कि उसका संविधान कठोर है। अमेरिकन संविधान की तरह भारतीय संविधान का भी कुछ भाग कठोर है, जिसमें संशोधन करने के लिए संसद के दोनों सदनों के अलग अलग बहुमत और उपस्थित मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत के साथ साथ कम से कम आधे राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति अनिवार्य होती है। तो ये कठोर संविधान की पहचान है। संविधान का कठोर भाग ही केंद्र और राज्यों में संघवाद की भावना बनाए रखता है। अगर संविधान बिल्कुल ही लचीला होगा, बिल्कुल ही सॉफ्ट होगा, तो केंद्र सरकार जब चाहे उसमें संशोधन कर देगी और राज्यों का जो स्वायत्तता है वो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगी। इसलिए केंद्र और राज्यों में शक्तियों का बराबर बंटवारा हो, उनका उचित प्रकार से विभाजन किया जाए, उनके अधिकार और उत्तरदायित्व निश्चित किए जाएं, तो संघात्मक सरकार जो है उसका अस्तित्व लंबे समय तक बना रहता है। तो संविधान में संशोधन की जटिल प्रक्रिया का होना संघात्मक सरकार की पहचान है। संविधान की सर्वोच्चता भी संघात्मक राज्य का, संघात्मक सरकार का एक लक्षण है। संविधान अगर सर्वोच्च नहीं है तो संघात्मक सरकार का जो ढांचा है वो लंबे समय तक कार्य नहीं कर पाएगा। संघात्मक सरकार में संविधान से ऊपर कोई संस्था या ढांचा नहीं होता, कोई व्यक्ति नहीं होता। देश के सभी नागरिकों के लिए संविधान के नियमों व्यवस्थाओं का पालन करना अनिवार्य होता है। भारत में कोई भी सरकार संविधान के नियमों व कानूनों का उल्लंघन करती है तो सर्वोच्च न्यायालय संविधान के विरुद्ध बने कानूनों को असंवैधानिक घोषित करके उन्हें रद्द कर सकती है। न्यायपालिका को संविधान का अंतिम व्याख्याता एवं संरक्षक माना गया है। संविधान के विभिन्न प्रोविजंस की, उनके आर्टिकल की वास्तविक व्याख्या क्या है, उसका जो है अर्थ किस तरह से किया जाएगा, ये जो है सारा न्यायपालिका के पास अधिकार है। हालांकि संसद विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में संशोधन कर सकती है, फिर भी इंग्लैंड की तरह भारत में संसदीय सर्वोच्चता नहीं बल्कि संविधान की सर्वोच्चता है।
संघात्मक सरकार का एक लक्षण जो है शक्ति विभाजन के रूप में हम देख सकते हैं कि केंद्र व राज्यों में शक्ति विभाजन संघात्मक सरकार का एक प्रमुख लक्षण है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार की सूचियां दी गई है: संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। राज्यों में शक्ति का प्रथम सूची संघ सूची है, जिसमें राष्ट्रीय महत्व के 97 विषय हैं, जैसे विदेश, रक्षा, वित्त, मुद्रा, संचार इत्यादि। इन पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को है। दूसरी सूची राज्य सूची है, जिसमें स्थानीय महत्व के कुल 61 विषय हैं, जैसे पुलिस, यातायात, पंचायत, कृषि, स्वास्थ्य। ये जो स्थानीय महत्व के हैं और इन पर कानून निर्माण का अधिकार प्रांतीय सरकारों को है। तीसरी सूची समवर्ती सूची है, जिसमें कुल 52 विषय हैं, जैसे विवाह, तलाक, उद्योग, बिजली, श्रम, कंपनी मामले इत्यादि। और इन विषयों पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र व राज्य दोनों सरकारों को है। लेकिन केंद्र व राज्य सरकारों के कानूनों में कहीं पर भी टकराव है तो राज्य सरकारों का कानून उस सीमा तक रद्द माना जाएगा जिस सीमा तक वो केंद्र सरकार के कानून का अवरोध करते हैं। इसके अतिरिक्त अवशिष्ट शक्तियाँ जो बच गई हैं, ऐसे कोई विषय बच गए हैं जो इन 3 सूचियों में ना आ पाए हों, तो उनको अवशिष्ट शक्तियाँ कहते हैं। उन पर कानून निर्माण का अधिकार केंद्र सरकार को दिया गया है। संघात्मक सरकार की पहचान जो है एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका के रूप में दिखाई देती है। जिन राज्यों में संघात्मक सरकारें हैं वहाँ न्यायपालिका का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होना बहुत जरूरी है। न्यायपालिका कार्यपालिका एवं विधान पालिका के प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। भारत में न्यायाधीशों, वकीलों, चाहे वो लोअर कोर्ट का हो, हाई कोर्ट का हो, सुप्रीम कोर्ट का हो, एडवोकेट हो, जजेज हो, चीफ जजेज हो, सब की अपॉइंटमेंट जो है वो पॉलिटिकल नहीं होती, बल्कि रिक्रूटमेंट के आधार पर होती है। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, LLB, LLM, उसके बाद जो है रिटर्न क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी नीचे से लेकर के ऊपर तक लोअर कोर्ट से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जो है भर्ती होती है। यानी योग्यता एवं अनुभव के आधार पर जो है जजों की भर्ती की जाती है। राजनीतिक आधार पर जजों की भर्ती नहीं होती। इसलिए न्यायपालिका स्वतंत्र है, सर्वोच्च भी है और न्यायपालिका जो है निष्पक्ष भी है, क्योंकि न्यायपालिका कार्यपालिका और विधान पालिका के प्रभाव से मुक्त है। भारत में न्यायाधीशों का कार्यकाल आयु निश्चित की गई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस 65 वर्ष, हाई कोर्ट के जजेस 62 वर्ष तक अपने पद पर कार्य करते हैं। न्यायाधीशों के पद से हटाने के लिए अयोग्यता व अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना अनिवार्य होता है। बिना इस प्रोसेसिंग के अपनाए किसी भी न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। तो इसलिए ये एक संघात्मक सरकार का लक्षण है। संघात्मक सरकार में न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है और भारत में न्यायपालिका को सर्वोच्च स्थान दिया गया, क्योंकि संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के पास, संविधान के संरक्षण का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय के पास। संसद व राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित किए गए कानूनों व कार्यपालिका के आदेशों को सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय असंवैधानिक आधार पर रद्द कर सकते हैं। इस प्रकार न्यायपालिका को विधान पालिका और कार्यपालिका से भी उच्च माना गया, क्योंकि भारत में न्यायपालिका को जुडिशियल रिव्यू की न्यायिक पुनर्निरीक्षण की शक्ति प्राप्त है। न्यायिक पुनर्निरीक्षण के आधार पर वो असंवैधानिक कानूनों को, नियमों को, आदेशों को रद्द कर सकते हैं। संघात्मक सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता पहचान है द्विसदनीय विधान पालिका। भारत में केंद्रीय स्तर पर 2 सदन है, जिसमें लोकसभा निम्न सदन है, प्रथम सदन है, और राज्यसभा उच्च सदन है और द्वितीय सदन है। लोकसभा आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है और राज्यसभा की 250 हो सकती है। भारत में प्रांतीय स्तर पर 2 प्रकार के सदन पाए जाते हैं। विधानसभा जो निम्न सदन कहलाता है, प्रथम सदन कहलाता है, जनता का सदन कहलाता है। जनता डायरेक्ट जो है MLA को चुनती है। दूसरा है विधान परिषद 8 राज्यों में। उनमें जो विधान परिषद के सदस्य हैं, राज्यपाल भी होते हैं, सीनियर सेकेंडरी
सेकेंडरी लेवल के टीचर होते हैं 3 ईयर्स एक्सपीरियंस वाले, और 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले ग्रेजुएट भी उनको चुनाव में भाग लेते हैं। और जिन राज्यों में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पर कोई उनका प्रतिनिधि नहीं है, तो वहाँ के राज्यपाल को एक जो सदस्य है विधानसभा में नॉमिनेट करने का अधिकार है। तो द्विसदनीय विधान पालिका है, केंद्र में भी है और राज्यों में भी है। इसलिए संघात्मक सरकार का, संघात्मक राज्य का एक प्रमुख लक्षण है। संघात्मक सरकार का एक लक्षण है दोहरी शासन प्रणाली। भारत में दोहरी शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान के द्वारा दोहरी शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई। भारत में केंद्रीय शासन केंद्र सरकार के द्वारा और प्रांतों का शासन प्रांतीय सरकारों द्वारा चलाया जाता है। वर्तमान समय में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी की अलायंस के साथ बीजेपी, कांग्रेस या रीजनल पार्टी की सरकारें हैं। तो दोहरी शासन प्रणाली है, जितने यूनियन टेरिटरी है उन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होता है। वहाँ पर जो है गवर्नर की जगह लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, उपराज्यपाल होता है। दोहरी नागरिकता भी संघीय सरकार की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। संघात्मक सरकार में प्राय दोहरी नागरिकता होती है। जैसे अमेरिका में वहाँ एक तो सभी लोगों को अमेरिकन नागरिकता प्राप्त है, दूसरी वो जिस स्टेट में रह रहे हैं ओहियो में, कैलिफोर्निया में, उसकी नागरिकता प्राप्त है। लेकिन भारत में सिर्फ भारतीयता की नागरिकता है, एक ही नागरिकता है, चाहे वो किसी भी प्रांत में रह रहा हो उसको जो है भारतीयता की नागरिकता मिलेगी। इसी तरह स्विट्जरलैंड के अंदर भी दोहरी नागरिकता है, एक स्विस नागरिकता, दूसरी वहाँ पर कैंटन है, जैसे हम यहाँ प्रोविंस प्रांत बोलते हैं उसी तरह उनको कैंटन बोला जाता है, वो कैंटन की नागरिकता होती है। तो स्विट्जरलैंड में जो है दोहरी नागरिकता दी गई है। इकाइयों की प्रादेशिक एकता जो है वो भी संघ सरकार का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अमेरिका में वहाँ के राज्यों की सहमति के बिना उनकी सीमाओं में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, लेकिन भारत में राज्यों की अखंडता उल्लंघनीय नहीं है। भारत सरकार राज्यों के नामों में, सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है। इसमें राज्य की सरकारों की सहमति जो है वो अनिवार्य नहीं है, हालांकि संबंधित राज्य से परामर्श अवश्य किया जा सकता है। तो संघीय सरकार क्या होती है, संघात्मक सरकार की परिभाषा कैसे करेंगे हम, संघात्मक सरकार के क्या लक्षण है, संघात्मक राज्य के क्या लक्षण है। तो संघात्मक सरकार से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।